हेलो। सब ठीक? सब ठीक है ना? सब कैसे हो? सब ठीक? सो इन्वेंट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना? उसमें अभी हम क्वेश्चन नंबर 9, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के पास क्वेश्चन पढ़ा था, फिर रुक गए थे, ठीक है? अब वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं, ओके? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन फिर से रीड करते हैं। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज कंप्लीटेड बाय 10th of April 2016। तो एक्चुअली कब का चाहिए था बैलेंस? 31 का, बट इन्वेंट्री टेकिंग में अब यानी काउंटिंग में टाइम लग गया, जो भी लग गया, 10th of April को जाके उनका काउंटिंग खत्म हुआ 2016 में। और उस दिन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो भी 10 अप्रैल को जो स्टॉक था उसका वैल्यू कितना है? 16,75,000, 16,75,000 ऑन अ कंप्लीशन डेट, यानी 10th अप्रैल की बात कर रहे हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री टेकिंग, तो 31 से लेकर 10 अप्रैल तक क्या क्या हुआ है वो बता रहा है, ठीक है? सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड 68,750, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अगर 33.33% ऑन कॉस्ट है तो कितना परसेंट ऑन सेल्स? रिमेंबर और टेबल याद करके रखना, ठीक है? 33.33% ऑन कॉस्ट है तो कितना? हमेशा कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉस्ट, अगर आप वैल्यू ऑफ कॉस्ट और वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल केसेस, अब नॉर्मल केसेस में तो कम भी हो सकता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ। प्रॉफिट है तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसका रेशियो भी कम रहता है। कौन सा? प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट परसेंटेज 33.33% ऑन कॉस्ट है तो 25% ऑन सेल्स, ठीक है? अभी बोला परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000। तो इन्वेंट्री में यानी ये 10 अप्रैल वाले में 90,000 का इन्वेंट्री, 90,000 का जो गुड्स है वो है, लेकिन वो कितने में मिला है? वो मिला एट अ कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो वो है गुड्स 90,000 का ही, लेकिन वो हमको मिला है कितने में? 81,000 में। तो हम कितना लेस करेंगे? क्योंकि हमने जो एंट्री मारी होगी तो 81,000 का एंट्री मारा होगा कि भाई ये जो गुड्स आया है, परचेज किया है 31 से लेकर, 31 के बाद से लेकर 10th of April तक, उसका 81,000 वैल्यू है, तो उतने का ही हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सेल्स क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ओके ना? सेल्स रिटर्न। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सेल्स रिटर्न को, ठीक है, सेल्स रिटर्न को डायरेक्ट सेल्स में से लेस कर दो और फिर उसके बाद मार्जिन निकालो, या सेल्स को अलग से और सेल्स रिटर्न को अलग से। तो प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था? सेल में से सेल रिटर्न को माइनस किया था। अब हम क्या देखें? हम अलग अलग रखते हैं, सेल्स को अलग, सेल रिटर्न को अलग, ठीक है? चलो देखते हैं। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड that there was certain very old moving item costing rupees 1125। इन्वेंट्री टेकिंग, जब इन्वेंट्री काउंट कर रहा था तो मैंने देखा कि अरे ये स्टॉक, ये कितने दिन से पड़ा है स्टॉक इधर, ये जा क्यों नहीं रहा है? तो बंदे ने बोला कि भाई अरे सर ये तो बहुत स्लो, मतलब बिक ही नहीं रहा है, सच में बिक ही नहीं रहा, हम सोच रहे कब बिक जाए, बिकता ही नहीं है। तो फिर हुआ क्या? विच शुड बी टेकन। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, वैल्यू कम कर दो। कितना कर दो? 5,250 कर दो। 11,000 का 5,250 कर दो। तो जो 11,250 का पहले था, अब वो कितने में हो गया? 5,250। तो बुक्स में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बुक्स में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। As a result, the customer refused to take the delivery and the net realizable value of goods estimated to be 12,500 on 31st March। हुआ क्या? कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया कि भाई 15,500 का जो भी गुड्स है ये भिजवा देना। अब मैंने भिजवा दिया,
अब भिजवा दिया, बारिश इतनी आई कि मेरा जो मेरा मटेरियल था वो पहुंचा ही नहीं उन तक। अब जब लेट पहुंचा तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और पिज़्ज़ा बहुत लेट पहुंचा, इतना लेट कि एकदम ठंडा सुंडा, मतलब सॉरी माय वर्ड्स गलत निकले, ठंडा पहुंचा। ठीक है, तो आपको पता है यार ये तो कब निकला हुआ है वगैरह, जो भी ठंडा है, तो आप लेने से मना कर रहे हो, उस केस में क्या करेगा? तो सेम मेरा मटेरियल भी मैंने भेजा, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया क्योंकि मैंने भेजा और फ्लड की वजह से या हैवी रेन की वजह से वो लेट पहुंचा। तो 15,500 गुड्स अब अगर मैं बेचने जाऊंगा तो उसका एस्टिमेशन कितना होगा? 12,500 में बिकेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या? 12,500। उसके ऊपर जो अपना उसके ऊपर जो गुड्स का जो स्लो मूविंग आइटम था उसका भी आज के डेट में मार्केट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो नहीं बताया, लेकिन वो लोग ने वैल्यू कम कर दी, कम करो तभी तो बिकेगा करके। क्लियर? अभी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपके बुक्स में शायद 30 मार्च होगा तो उसको 31 कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं सोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, सो स्टेटमेंट of valuation of inventory। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। ठीक है, ओके ना? चलो देखते हैं पर्टिकुलर्स। रुपीस, सबसे पहला हमारा क्या आता है? जो क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 10th April 2016। आपको 10th अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है। ठीक है, कितना है? 16,75,000। ओके, फिर अभी क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड किसको करोगे? जो भी गुड्स गया है उसको, सेल्स को ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि मैं 10th April 2016 से पीछे की तरफ आ रहा हूं, तो पीछे की तरफ नॉर्मली हम क्या करते हैं? जो भी आपके गुड्स अवेलेबल है उसमें से सेल हुआ तो माइनस करते हैं, परचेज किया है तो ऐड करते हैं, और फिर आपको क्लोजिंग आता है। लेकिन अब क्या आप रिवर्स जा रहे हो, तो जो भी प्लस किया है उसको क्या करो? माइनस, और जो माइनस किया उसको करो प्लस। अब ये रटाने वाला चीज मैं कर रहा हूँ, बट थोड़ा आपको आइडियली समझे करके, बट इसका लॉजिक क्या वो मैंने समझा दिया आपको। लॉजिक क्या है कि हमें देखना है, मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, हाँ अभी पतला हो गया इतना, मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाना है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन है कि आज के डेट में कितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आई मीन मेरी स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो इसमें से जितना भी मैं क्या करूंगा, अरे भाई जो जो परचेज किया है मैं इधर रह के सोचूंगा, मतलब खड़ा तो मैं इधर ही इसी डेट पर हूं, लेकिन इस डेट पे सोचूंगा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुए थे क्या, तो मैं इधर खड़ा हूं, परचेज किया, अरे लेकिन 31 को ये परचेज हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस पीरियड के बीच में परचेज हुआ, तो मैं इसमें इन्वेंट्री में वो रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है, लेस कर दूंगा। फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, आपके इस इन्वेंट्री में अगर ये परचेज का कुछ इन्वेंट्री था वो भी क्या हो गया, निकल गया, करेक्ट ना। अभी फिर सेल्स, क्या मैंने उस डेट पे कुछ सेल्स किया था क्या, नहीं, ये तो सेल्स बीच में आउट गया है, तो उस डेट में तो नहीं सेल हुआ था, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जो भी गुड्स इस डेट पे रहेगा 31 पे वो यहाँ पे निकल गए होंगे, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो वो गुड्स की वैल्यू मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगी, इसलिए परचेज को करता हूँ लेस, सेल्स को करता हूँ ऐड, अगर मुझे उल्टे से जाना है, यानी 10th अप्रैल से 31 आना है। और अगर
31 से 10 अप्रैल में आना है तो नॉर्मल है कि आपके पास जो है उसको एज इन जैसे ट्रेडिंग में करते हैं नॉर्मली आप करते हैं, ओपनिंग में कितना था परचेस किया था ऐड कर दो और गुड्स गया है तो लेस कर दो, नॉर्मल है वो, ठीक है। तो चलो तो अभी इधर क्या बोल रहा है, सेल्स को क्या करेंगे ऐड, ठीक है। बट सेल्स क्या है, सेल्स है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके ना, क्योंकि कॉस्ट में सब डील करना है। वो कितना आएगा, वो आएगा आप बोला है 68750 इंटू ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन कॉस्ट, देयरफॉर 25% ऑन सेल्स, ठीक है, 25% ऑन सेल्स, ओके ना। तो कितना आएगा 68750 इंटू 25%, तो कितना आता है 51623, 51623। एक सेकंड कुछ तो गलत हो गया, 68750 इंटू 25% माइनस करूँगा तो 51563 51563 2.5 था तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, 51563, ओके ना। अब इसमें रिमेंबर मैंने सेल्स रिटर्न को लेस नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या इसमें से अल्टीमेटली आपको इफेक्ट देना है, उस इस ट्रांजैक्शन की डिटेलिंग इसमें आ जानी चाहिए, ओके। अगर आपको ऐसे आसानी लगता है कि भाई डायरेक्टली हम सेल्स का पहले निकाल दे और सेल्स रिटर्न को बाद में लेस करें तो वैसे भी कर सकते हो, वही अब हम कर रहे हैं। तो आपके पास दोनों है, अब आप बोलो कि इसमें से कौन सा करें, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से करो, आइदर यू डिडक्ट, ठीक है, पहले वो कर लेते फिर उसके बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000। अब इन्वेंट्री तो 90,000 का, लेकिन हमको कितने में मिला, लेस 10%, तो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाओगे आप, कैसे 90,000 लेस 10% डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है आपके परचेज प्राइस में से निकाल देते हैं और हम नेट फिगर में अब बुकिंग करेंगे, तो 90,000 लेस 10% डिस्काउंट, तो कितना आया 81,000, क्या करोगे आप लेस करोगे, ठीक है ना, 81,000 क्या करोगे लेस करोगे। उसके बाद क्या है, During this period, goods were added to the inventory at a markup price of 3,000 in respect of sales return। तो sales return आया, तो sales return भी क्या होगा लेस करोगे, क्योंकि जैसे ये goods अंदर आया है वैसे sales return भी goods in आया है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसमें से भी इसको लेस कर देते सेल रिटर्न को, ओके ना, तो लेस सेल्स रिटर्न, बट हमें सेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, हमें ये चाहिए, ओके। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न कितना 3,000 क्या था, सेलिंग प्राइस था, प्रॉफिट मार्जिन 33.33% ऑन कॉस्ट, देयरफॉर 25% ऑन सेल, तो इधर भी 25% लगाएंगे तो कितना आता है 2250, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब वो बोल रहा है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट इज फाउंड दैट देयर वाज अ स्लो
स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग ₹1125 which should be taken 5 to 5 to ensure disposable to interested customer। अब वो गुड्स वैसे भी जा नहीं रहे, ठीक है, तो इससे क्या कंपनी वालों ने सोचा कि भाई अगर प्राइस कम कर दो तो बिकेगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम कम कर दे रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गुड्स कॉस्टिंग शुड बी टेकन। उसने बोला कि भाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी कम कर दो क्योंकि मार्केट में इतना हमको मिलने ही नहीं वाला। ओके, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम की है तो हमको भी तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है गुड्स, ठीक है ना। हम क्या डिराइव कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एंड इट शुड बी ट्रू एंड फेयर वैल्यू। मैं अगर कोई मोबाइल मेरे इन्वेंट्री में दिखाता हूँ कि भाई वो 50,000 का था, ठीक है, समझो मैं मोबाइल बेचने वाला हूँ, था, लेकिन उसके बाद वो बेचूंगा मार्केट में तो 50,000 का मिलेगा और उसका कॉस्ट है 40,000, 10,000 प्रॉफिट है। लेकिन क्या हो गया कि मार्केट में अभी उस चीज़ की डिमांड नहीं है, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड नहीं है, ठीक है, तो डिमांड नहीं है तो 40,000 में बेचूं ना कॉस्ट टू कॉस्ट में तो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्यों, डिमांड नहीं है। तो क्या मार्केट वैल्यू और कम कर दूंगा तो भाई खरीदने के चांसेस हैं, करके मार्केट वैल्यू कम कर दिया। अब वो मेरे स्टॉक में है, उसकी वैल्यू मार्केट में उतनी है नहीं, तो मुझे भी तो वैल्यू कम करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, तो कम करना है तो मुझे इसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इन्वेंट्री इसमें खड़ा है, करेक्ट ना, वो इन्वेंट्री इसमें खड़ा है, तो जब उसमें से एडजस्ट करूंगा तभी जाके ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा मेरा, ठीक है, जितना मार्केट में वैल्यू फेच हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर उतने से वैल्यू कम कर दूंगा, क्या करूंगा, लॉस ऑन, अब आपने क्या किया, पहले उसकी वैल्यू थी 11,250, अब आपने रीवैल्यू कर दिया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब वो रीवैल्यूएशन किसका था, ऑफ स्लो मूविंग गुड्स, ठीक है, स्लो मूविंग गुड्स। तो कितना से लॉस हुआ है, आपका गुड्स था 11,250, अब वैल्यू है 5,250, तो कितने से कम कर दिया आपने, 6,000 से वैल्यू कम कर दी, ठीक है, ओके। फिर आगे क्या बोला है कि भाई वही 15,500 वाला प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि कस्टमर को जब चाहिए था उसके बाद आया, ओके ना। अभी कोई मैं शादी है तो केटरर वाले को बुलाता, तो केटरर वाले शादी सब खत्म होने के बाद आएंगे तो कुछ फायदा नहीं है, शादी के दौरान आएंगे तब कुछ गेस्ट का ये कर सकते, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट पकड़ लो कि भाई जो बाद में आया, ठीक है। तो अभी लेकिन मैं उसको किधर बेचने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कितनी रियलाइज कितना हो सकता है, सिर्फ 12,500 ही रियलाइज हो सकता है, तो रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना, 15,500 का गुड्स था जो कि अभी कितने में मिलेगा, 12,500 में, तो आपने कितने से वैल्यू कम कर दिया, 3,000 से वैल्यू कम कर दिया, ठीक है ना, 3,000 से वैल्यू कम कर दिया, तो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च 2016 कितना आएगा, 1,675,000 प्लस 51,563 माइनस 81,000 माइनस 2,250 माइनस 6,000 माइनस 3,000 will give you 16,34,313, ठीक है, this will be your value of inventory and also give the note। मैंने कहा था कि भाई अगर होगा तो या तो इधर दे दो या तो नोट दिया करो, नोट भी सही है, ठीक है, नोट देना और अच्छा है कि प्रॉफिट एट 33.33% ऑन कॉस्ट
ठीक है ना, प्रॉफिट एट 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस मीन्स 25% ऑन सेल प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट एट 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस मीन्स 25% ऑन सेल प्राइस, क्लियर। तो ये आपका सोल्यूशन, क्या डिफिकल्टी है इसमें, ठीक है। बस जो नया देखा वो ये देखा कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न, और ये इसमें हमारे पास स्टॉक भले इन या आउट नहीं हो रहा है लेकिन वैल्यू करेक्ट दिखाना रहता है। जिसका मुझे मार्केट में कुछ फैच ही नहीं होगा उसको भी मैं 10,000 20,000 का करके नहीं दिखा सकता। आई हैव टू ब्रिंग डाउन दैट लेवल टू द लेवल विच इट कैन बी आइदर सोल्ड और इन मार्केट इट कैन बी रियलाइज्ड। समझ में आ रहा है, देख लो। या प्रीवियस हम देख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो X who was closing his books, ठीक है ना, X who was closing his books on 31st of March 2016 was failed to take the actual stock, ठीक है, यानी इन्वेंटरी टेकिंग की बात कर रहा है, which he did only on 9th of April 2016, 31st को करना था, कब किया, 9th of April को किया। when it was ascertained to him that stock का वैल्यू कितना है as on that date, stock value is 2,50,000, 2,50,000, कौन से डेट पे, 9th पे। It was found that sales are entertained in the sales books on the same day। अब ये कुछ conditions बताया उसने कि भाई कैसे एंट्री होता है। पहला वो बोल रहा है it was found that the sale are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inwards in the return book as and when the goods are received back। Purchases are entered in the purchases day book once the invoice is received। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या। सबसे तो बोला कि भाई सेल्स वो लोग बुक कैसे करते हैं, एज एंड व्हेन गुड्स डिस्पैच होता है। डिस्पैच मतलब गुड्स निकलता है, जो भी सेलर का जो जगह है वहां से गुड्स निकलता है तो वो लोग एंट्री मारते हैं कि भाई सेल्स किया। कब एंट्री मारेंगे अपने सेल बुक में, जब गुड्स निकलता है, ठीक है। और इन्वेंट्री रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न का कब एंट्री मारते हैं, जब गुड्स रिटर्न आता है, जब गुड्स रिटर्न आता है, ठीक है। तो सेल की एंट्री जब गुड्स जाता है और सेल रिटर्न की एंट्री जब गुड्स आता है। भले ही समझो उधर हमारे परचेजर ने बोला होगा भाई इतना इतना डैमेज है हम रिटर्न कर रहे हैं, अब पता है वो सेल रिटर्न ही है, बट सेल रिटर्न कंफर्म हो गया करके उस पर नहीं मारते वो लोग जब फिजिकली गुड्स आपके गोडाउन में आ जाता है रिसीव्ड बैक तब एंट्री मारते हैं, क्लियर। फिर परचेज का क्या बोला है, परचेज आर एंटर्ड इन द बुक, परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, जब आप परचेज करते हो तो परचेज का इनवॉइस सेलर, सामने वाला सेलर, मैंने परचेज किया तो सामने वाला सेलर मुझे इनवॉइस देता है कि आपने खरीदा करके, हाँ। वो लोग को जब वो रिसीव होता है उसके बेसिस पे वो लोग एंट्री मारते हैं। किसके बेसिस पे एंट्री मारते हैं, जब रिसीव होता है उसके बेसिस पे वो लोग एंट्री मारते हैं। अब इधर क्या फर्क दिख रहा है, जब परचेस करने पे जब गुड्स आता है वो लोग को उससे मतलब नहीं, गुड्स आया कि नहीं उससे मतलब नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कि उन्हें परचेज इनवॉइस मिला है क्या। परचेज इनवॉइस मिल गया तो एंट्री मार देते परचेज का। अब ये कंडीशन है, ठीक है। तो परचेज करने पर गुड्स मेरे गोडाउन में आया कि नहीं वो उसे नहीं देखते, परचेज इनवॉइस आ गया एंट्री मार दे। वेरा सेल के लिए गुड्स फिजिकली जाना चाहिए, एंट्री तभी। सेल रिटर्न के लिए गुड्स फिजिकली रिटर्न होना चाहिए, एंट्री तभी, ठीक है। चलो देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st of March 2016 and 9th of April 2016 एज अभी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आगे कि भाई और क्या क्या डिटेल है। एज पर द सेल्स डे बुक, तो सेल्स कितना हुआ है,
17,200 का, ठीक है, बिटवीन 31 ऑफ मार्च 2000। यानी इसका कहने का मतलब है, कभी भी ये 31 बोलता है ना, इसका मतलब ये है आपका उस दिन का बुक्स क्लोज हो गया, 31 का जो भी क्लोज हो गया उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो इधर आपको मीनिंग ये पकड़ना है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 अप्रैल 2016 तक कितना परचेस सेल हुआ, ठीक है। सो 31 मार्च 2016 से 9 अप्रैल 2016 कितना सेल हुआ है, एज पर सेल डे बुक 17,200, एंड परचेज बिटवीन 31 मार्च 2016 टू 9 अप्रैल 2016 एज पर परचेज डे बुक आर, परचेजेस कितना है 1200 बोला है, परचेजेस कितना बोला है 1200। अब आउट ऑफ दीज परचेजेस, आउट ऑफ 1200 का परचेजेस 500 का गुड्स अभी तक गोडाउन में आया ही नहीं। कौन से तारीख पे, 9 तारीख पे भी 500 का गुड्स आया ही नहीं। सो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में मैंने जो परचेज किया उसकी वैल्यू है 1200। तो मैंने परचेज इनवॉइस के बेस पे एंट्री मार दी, क्योंकि फिजिकल जब आता है तब मैं एंट्री नहीं मारता, मैं तो इनवॉइस मिलता है तो ही एंट्री मार देता हूँ, तो एंट्री मार दी। अब उसमें से 500 गुड्स अभी तक गोडाउन में आया नहीं। कौन से तारीख को, 9 तारीख को, जब मैंने जाके फिजिकली काउंट किया इतना मेरे पास गुड्स है करके, ओके। तो रिकॉर्ड में एंट्री है लेकिन फिजिकली गुड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑन द वे है, इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। अभी गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, इधर कहने का मतलब है मार्च के महीने में मैंने कुछ परचेस किया था, उसका इनवॉइस मार्च महीने में मिल गया था, बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th of April 2016, गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th of April 2016 अमाउंटेड टू ₹1000। तो मार्च के महीने में यानी 31 मार्च से पहले ही मैंने कुछ परचेज किया जिसका मुझे इनवॉइस मिल गया, तो एज यूजुअल इनवॉइस के बेसिस पे मैंने एंट्री मार दिया, लेकिन उसका डिलीवरी गोडाउन में गुड्स कब आया, 4th of April को, यानी हमारे कट ऑफ डेट यानी 31 मार्च 2016 के बाद गुड्स आया। अब वो क्या बोल रहा है, ये लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 March 2016। इट्स नॉट आस्किंग फॉर जस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक, इट्स आस्किंग कि फिजिकल स्टॉक जो कि अवेलेबल रहेगा 31 March 2016 ऑन इन योर गोडाउन। सो इट्स टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा है या वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। वैल्यू मतलब ओनरशिप, जो मैं जिस गुड्स का मैं ओनर हूँ, मैं उसका एंट्री मतलब जिस गुड्स का मैं ओनर हूँ मैं उसको स्टॉक का वैल्यू दिखा सकता हूँ, बट वो फिजिकल अवेलेबल बोल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो गुड्स गोडाउन में आया नहीं मैं उसको नहीं पकड़ूंगा। 31 मार्च 2016 तक जो गुड्स गोडाउन में आया नहीं मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, क्यों, क्योंकि फिजिकली दिख ही नहीं रहा, फिजिकली अवेलेबल नहीं है वो। तो जब फिजिकल अवेलेबल नहीं और उधर बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक फिजिकली, फिजिकल स्टॉक अवेलेबल, समझ में आ रहा है। ये फर्क है नॉर्मल आपको जब मैं बोलूँ कि भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब उसमें सारे क्राइटेरिया पकड़े होंगे, जैसे कि, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की ये क्वेश्चन में सॉल्व होगा ना, चलो देखते हैं, तो सॉल्व करें, ठीक है, चलो। स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक या इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंटरी as on 31st of March 2016, as on 31st of March 2016, particulars rupees, particular rupees, ठीक है, चलो
देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, तो वैल्यू लिख लेते जो अवेलेबल है हमारे पास, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये जो भी बोल रहा है ना वो फिजिकल स्टॉक की बात कर रहा है, जो भी फिजिकल स्टॉक अवेलेबल था। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग नहीं बोल सकते, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th of April 2016। 9th है, 9th है, कितना 2,50,000। ओके, फिर क्या बोला है, फिर सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई सेल्स हुआ है 30 बिटवीन मतलब जो पीरियड में 1 अप्रैल से 9th of April तक कितना 17,200। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ये लोग सेल्स कब बुक करते हैं, जब एक्चुअल में गुड्स बाहर गया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो आपका सेल्स है 17,200 लेस प्रॉफिट एट द रेट, वो लोग ने क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 25% ऑन सेल प्राइस एट द रेट 25%, तो कितना आएगा 4,300। तो उसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा 17 कितना आता है 12,900। ठीक है ना, 12,900। अब हम क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, परचेज का डिटेल दिया है तो परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेजेस ऑफ गुड्स, आप चाहे तो डेट लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। सी परचेज ऑफ गुड्स लिखा है, आप डेट भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि आपको फिर डाउट आएगा कि भाई कब से कब। ठीक है, और इवन बेटर प्रेजेंटेशन होगा कब से 1st of April 2016 टू 9th of April 2016। ठीक है, आप ऐसे डाल भी सकते हो, कितना है 1200। ओके, अब ये 1200 तो इनवॉइस के बेस पे मैंने एंट्री मार दी, इनवॉइस के बेस पे एंट्री मार दी, लेकिन उसमें से 500 का जो गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है अभी तक। कौन से तारीख को, इस तारीख को रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मैं गिनने गया कि 9 तारीख को इतना इतना प्रोडक्ट है, तो जो अवेलेबल प्रोडक्ट है फिजिकल स्टॉक 9 तारीख को, उसका वैल्यू 2,50,000 है। तो क्या इस वैल्यू में वो 500 आया ही नहीं है कि भाई जो कि अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ, तो इसमें वो वैल्यू भी नहीं रहेगा। करेक्ट ना, वो वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बताओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लेकिन एंट्री तो मारा है ना। ठीक है, एंट्री तो मारा है ना, लेकिन इधर मैं एंट्री के बेस पे थोड़ी ना मैं ये वैल्यू ली है, एंट्री के बेस पे मैंने वैल्यू नहीं लिया, मैंने तो फिजिकली चेक किया, टेकिंग किया कि भाई कितना कितना मेरे पास स्टॉक है और उसका वैल्यू मैंने डिराइव किया, जितने स्टॉक मेरे गिनती में आए उसका वैल्यू कितना है तो वो ये है। तो क्या आपका 500 का प्रोडक्ट स्टॉक में था, नहीं था, तो यानी इसमें भी क्या वो वैल्यू है, नहीं है। इररिस्पेक्टिव इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जब इसमें वैल्यू है ही नहीं तो मैं क्या वो 500 का इसमें से लेस करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि जब इसमें ऐड ही नहीं हुआ तो लेस क्यों करूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, इसमें से लेस करना पड़े, गुड्स नॉट रिसीव्ड येट। ठीक है, कितना वैल्यू 500। ओके, तो परचेज कितना हुआ 700 का परचेज जो गुड्स किया था वो गोडाउन में था, तो इसलिए लेस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लेस
बोला है कि भाई 1000 का गुड्स एक्चुअली मार्च में ही क्या किया था, इनवॉइस आ गया था। इनवॉइस आया मतलब हम लोग ने परचेज किया और उसका रिसीव इनवॉइस आया, तो उसके बेस पे हम एंट्री मार दिया, हमने मार्च में एंट्री मार दिया, लेकिन गुड्स फिजिकली आया ही नहीं। ठीक है, कब आया गुड्स फिजिकली? 4 तारीख को आया। तो क्या 31 मार्च पे क्या वो गुड्स आपके गोडाउन में रहेगा? बताओ, गोडाउन में रहेगा? बोलो बोलो, गोडाउन में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, गोडाउन में तो रहेगा नहीं। ठीक है, गोडाउन में रहेगा नहीं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? गोडाउन में 31 में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मैं ऐड या लेस क्यों करूं? लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका रीज़न ये है, कि जब ये जो क्वांटिटी मैं काउंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो 1000 वाला गुड्स भी इसमें रहे, एटलीस्ट इनफ्लो हुआ है ना। और मैं इधर क्या बात कर रहा हूँ? फिजिकल इन्वेंट्री की। तो जो आया है ऐड हुआ, जो गया लेस हुआ, उस बेस पे ये वैल्यू डिराइव हुई रहेगी। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है 31 को क्या वैल्यू है, 31 को क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता। ठीक है, बट उसमें से जो भी गुड्स आया होगा, फिजिकल गुड्स की बात कर रहा है, एंट्री की नहीं बात कर रहा हूँ। फिजिकल गुड्स जो भी इस डेट पे रहेगा, उसमें जो भी गुड्स परचेस करके आया रहेगा वो आपने ऐड किया रहेगा, ऑफकोर्स ऐड किया, लाके रखा होगा। और अगर सेल्स किया है तो आप वो गुड्स गया होगा, तो बचा क्वांटिटी बचेगा, तो ये अपने पास है ऑलरेडी, ये अपने पास है। फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ये एंट्रीज की नहीं, फिजिकल गुड्स की बात कर रहा हूँ। जो भी उस डेट पे गुड्स फिजिकली गोडाउन में रहेगा, उसमें से जो भी आपने परचेस किया वो जाके इसमें हमने वो गोडाउन में रखा होगा, और जो भी सेल किया हो गोडाउन से कुछ निकले होंगे, बचा क्या रहेगा? वही ये है 9 तारीख। ठीक है, तो आपका 4 तारीख को गुड्स आया है इन, तो आपने ऐड हुआ रहेगा, गुड्स गोडाउन में लाके रखा होगा, तो यानी क्लोजिंग में भी वो होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा। निकालना क्यों पड़ेगा बताओ? लेस क्यों करना है? क्योंकि लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 31 मार्च को मेरे गोडाउन में था ही नहीं, मेरे गोडाउन में नहीं था। और मैं क्या निकाल रहा हूँ? फिजिकली अवेलेबल था ही नहीं गोडाउन में, तो मैं उसको रखूँ क्यों? मैं निकाल दूंगा उसको। सो कॉस्ट ऑफ लेस गुड्स डिलीवर्ड ऑन 4th April 2016 कितना वैल्यू है? 1000। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री एज on 31st March 2016 is 2,50,000 plus 12,900 minus 700 minus 1,000 will give you 261200. 261200. ओके, नोट दे दो। प्रॉफिट at the rate 33.33%, या profit at 33.33% on cost means 25% on sales. ओके, तो ये है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने फिजिकल का तो बता दिया कि भाई फिजिकली उसमें नहीं है, तो आपने बता दिया कि भाई इसलिए हम लोग ने इसमें से लेस कर दिया। ठीक है, अगर हमें सिर्फ बोले कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने बोला है, फिजिकल की उससे ज़रूरत नहीं, ओनरशिप बेसिस पे, यानी मैंने गुड्स खरीद लिया, भले डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ है, मैं उसमें एंट्री मारूंगा। ठीक है, उस केस में हमें फिजिकली गोडाउन में क्या अवेलेबल है उससे मतलब नहीं होता। क्या हमारा ओनरशिप है ना? ओनरशिप है तो गुड्स रास्ते पे रहने दो, गुड्स गोडाउन में रहने दो,
या गुड्स दूसरे किसी कंजाइनी के जगह पे रहने दो, या गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब दूसरे के पास भेजता हूँ उसके पास रहने दो, किधर भी गुड्स रहने दो, अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहा हूँ, रहने दो, वो सारा ही मैं अपने वैल्यू ऑफ स्टॉक में पकड़ूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इधर की बात कर रहे हैं, इसको सबको भूल जाओ, ये अभी ऑल टुगेदर उसको भूल जाओ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन समझ गया ना। बस अभी उसमें ये चीज़ों को मत डालो जो मैं बता रहा हूँ, जिससे और कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो फिजिकल का देख लिया, जो गुड्स फिजिकल गोडाउन में अवेलेबल है उससे उससे मतलब, ठीक है। अब मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये केस ले लो जिसमें इनवॉइस के बेस पे मैं एंट्री मार देता हूँ, ठीक है। तो इनवॉइस के बेस पे मैं अगर एंट्री मार देता हूँ तो अगर गुड्स फिजिकल आए ना आए, मैंने एंट्री मार दी, वो मैं ओनर हूँ उसका, तो वो स्टॉक भी मेरा। तो अभी जैसे 500 का गुड्स अभी तक आया नहीं था, भले नहीं भी आया था, ठीक है ना, नहीं भी आया था, लेकिन इधर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, उसको क्या करेंगे हम, गुड्स इन ट्रांजिट करके पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि जो 500 का नहीं आया था वो रास्ते में प्रोडक्ट रहेगा, ऐसा एज्यूम, रास्ते में गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ते में, तो बट ओनर तो मैं ही हूँ, तो वो भी मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूँगा, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक सेटअप फॉर्मेट मत बना के चलो, नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल देखो, फिजिकली सोचो कि भाई फिजिकल स्टॉक कितना रहेगा, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोले तो वो तो भाई हमारा स्टॉक किधर भी रहने दो, कंजाइनी के पास रहने दो, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस रहेगा तो एजेंट के पास रहने दो, या गुड्स इन ट्रांजिट रहने दो, ओनरशिप में हो तो मैं अपने बुक्स में भी उसका रिकॉर्ड मारूंगा। समझ में आ रहा है। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे हम, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये देख लो, या सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो अभी जो भी मैं कुछ ट्रांजिट विंजिट की बात कर रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, आप करते हो, मुझे पता है कि 12 के बाद 13 वाला हमने पहले कर लिया था, 14 अभी तक किया नहीं है, ठीक है। 15 करते हैं फिर 14 करेंगे, ठीक है। चलो तो प्रश्न क्रमांक 15, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23rd of June 2016। एक्चुअल बात है, इन्वेंट्री टेकिंग फिजिकली होगा। 23rd of June 2016 को क्या किया उन्होंने फिजिकल काउंटिंग की। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 48 लाख था, तो जितना भी स्टॉक अवेलेबल था या जितना भी स्टॉक था उसका कितना, जो भी स्टॉक था उसका वैल्यू था 48 लाख। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd of June to 30th of June 2016, ठीक है। आउट ऑफ गुड्स सेंट, अब ये 23 तारीख से लेकर अपना 30 जून तक, ठीक है। अभी 23 का मतलब इधर 24 से बोल रहा है, ठीक है ना। 23 तारीख से लेकर 30 जून तक क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, क्योंकि 23 तारीख को तो बुक क्लोज कर दिया आपने और काउंटिंग की थी, तो उस दिन जो भी परचेज हुआ अल्टीमेटली ये है कि ये काउंटिंग में ये सारे जो ट्रांजैक्शन है वो अभी तक आए नहीं, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान में रखना। अब आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹2,04,000 वाज अनसोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ ₹4 लाख वर मेड आउट, of which goods worth ₹1,60,000 was delivered on 5th of July 2016। कुछ समझा। Sales were ₹13,60,000 which include goods worth ₹3,20,000 sent on approval. Half of these goods are returned before 30th of June, but no information is available regarding the remaining goods. 4. Goods are sold at cost plus 25%. Goods कितने में बेचे, cost plus 25%, यानी 25% on cost पे बेचा।
However, goods costing rupees 2,40,000 has been sold for rupees 1,20,000. ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. अभी वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो, यानी ओनरशिप बेसिस. जहाँ पे भी मेरे गुड्स है, जहाँ पे पड़े और अनसोल्ड है, मैं सबको पकड़ा. ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. सो स्टेटमेंट ऑफ valuation of stock as on 31st of June है क्या? June 30th of June 2016. ठीक है, पर्टिकुलर ओके. चलो अब एक एक उठाऊंगा और फिर उसके बेसिस पे समझाऊंगा. लेकिन इधर मैं बता दूं, इधर आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन से डेट का है? 23rd of June 2016 का. आपको वैल्यू कब का चाहिए? 30th of June 2016 का चाहिए. यानी हमें अभी उल्टा नहीं, हमें आगे की तरफ आना है, सीधा चलना है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक as on 23rd of June 2016 कितना है? 48 lakhs. ओके, ये तो क्लियर है, इधर तक समझ में आया होगा आप लोग को भी. बात का ही थोड़ा प्रॉब्लम है कि क्या करना है कर. फिर अब वो बोल रहे हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd of June to 30th of June 2016. अब वो बोल रहे हैं कि भाई out of the goods sent on consignment, goods at cost worth rupees 2,40,000 was unsold. क्या मतलब है? goods costing rupees 2,40,000 was unsold. अब सोचो, ठीक है, 23 के बाद हुआ कि भाई मैंने कंसाइनमेंट में भेजा होगा या उससे पहले ही भेजा होगा, भेज दिया मैंने कंसाइनमेंट. फिजिकल स्टॉक का भी भूल जाओ. ठीक है, मैंने कंसाइनमेंट में गुड्स को भेज दिया. अब उसमें से अगर मेरा कुछ गुड्स बच जाता, मेरा गुड्स कुछ बच जाता, ठीक है, वही वो बोल रहा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अब वो कब सेंड किया वो हमें पता नहीं, बट जो भी गुड्स सेंड किया था 2,40,000 का गुड्स क्या हो गया? बच गया. तो बच जाता तो हम इन्वेंट्री में ऐड करते कि नहीं करते? कंसाइनमेंट चैप्टर में क्या करते थे हम? गुड्स विद कंसाइनी, गुड्स विद कंसाइनी ऐड करते थे नहीं करते थे? तो अभी इधर भी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अभी तो हमारे 31st of मार्च को जो वैल्यूएशन आएगा उसमें वो गुड्स रहेगा. अगर ऐड ही नहीं करूँगा तो क्या 31st मार्च के जो वैल्यू गुड्स आएगा उसमें वो गुड्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा. ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा? ऐड. क्या करूँगा? या ऐसे लिखना है ऐड. ठीक है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड कंसाइन्ड या वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स कंसाइन्ड, सॉरी उससे मीनिंग चेंज हो जाएगा. क्या बोला? आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. वैल्यू ऑफ, वही सही है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ये फाइनल करते हैं. सो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 2,40,000. आपके मन में डाउट है कि सर ऐड क्यों कर रहे हैं? इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है. अगर मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, मेरे पास फिजिकल गुड्स तो है, वो तो क्या ऐड लेस करके जो भी मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा. मुझे बताओ क्या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में
गुड्स अवेलेबल विद कंसाइनी ऐड होता है कि नहीं होता है? बैलेंस शीट में हम क्या करते थे? गुड्स अवेलेबल विद अस प्लस गुड्स अवेलेबल विद कंसाइनी एट कॉस्ट ऐड करके फिर बैलेंस शीट में हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताते थे, है ना? तो इधर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 2,40,000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ₹4 lakh were made, out of which goods worth ₹1,60,000 was delivered on 5th of July 2016। 15 जुलाई 2016 को गुड्स आया कितना? 1,60,000 का, यानी बचा 2,40,000 का गुड्स आ गया है। तो एड परचेजेस ऑफ गुड्स which are received, ठीक है। परचेजेस ऑफ गुड्स विच आर रिसीव्ड, ठीक है, या ऐसे लिख लो परचेज ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड, ठीक है। परचेजेस ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड बिटवीन 23rd June 2016 to 30th of June 2016। 4 लाख का खरीदा था, उसमें से 1,60 का 30 जून तक नहीं आया, बचा आया। तो याद रखना मैं सीधे जा रहा हूँ, सीधे में अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक पहले का डेट का है उसके बाद कुछ परचेज हो रहा है तो मैं ऐड ही करूँगा, मैं लेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं उल्टा नहीं आ रहा हूँ, सीधे, ठीक है। 2,40,000, ओके। व्हाट अबाउट दैट 1,60,000 विच वी हैव रिसीव्ड ऑन 5th of July, उसका क्या होगा? हाँ, अब वही मैं बता रहा था उधर इससे पहले जो फिजिकल स्टॉक में, ये हम फिजिकल स्टॉक नहीं निकाल रहे कि कितना गोडाउन में अवेलेबल है, हम सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहे हैं। मेरा स्टॉक किधर भी रहने दो। अभी इस केस में जैसे कंसाइनमेंट में भी स्टॉक मेरे पास नहीं है, स्टॉक तो कंसाइनी के पास है, तो भी मैंने लिया कि नहीं लिया, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ओनरशिप बेस पे होता है। ओनर कौन है, ठीक है। तो नॉर्मल जो वैल्यू आता है, अभी फिजिकल की जब मैं बात करूँ तो सिर्फ मैं गोडाउन में देखूँगा किधर किधर गोडाउन में कितना है, तो वो उस क्वेश्चन में था, वैसा पूछा था, डिटेल भी उस हिसाब से दिया था, और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया था कि इसके पास रहेगा तो क्या इसके पास रहेगा तो, ठीक है। बट इधर देखो, क्योंकि आपको इधर वैल्यू ओनरशिप बेस पे करना, तो परचेज तो 4 लाख का किया, तो ओनरशिप 4 लाख के गुड्स का है, 2,40,000 का रिसीव हो गया तो मैंने डाल दिया, तो बचा भी तो है, ठीक है। बचा क्या है? परचेज ऑफ गुड्स विच आर, या ऐसे लिखो गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट विच आर रिसीव्ड ऑन 5th of July 2016। अब ये मैं ऐड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका ओनर भी मैं ही हूँ, और जब मेरे वैल्यू भले फिजिकल, इसको क्योंकि इन्वेंट्री तो फिजिकल टेकिंग में ही होता है, फिजिकली काउंट करके, बट ये भी तो मेरे ही गुड्स का स्टॉक है, ओके। मैं क्या दिखा रहा हूँ? गुड्स इन ट्रांजिट, तो मेरे हाथ में इतना है और जो रास्ते में इतना है, ये भी मेरा ही गुड्स है। कल चल के लॉस हो गया रास्ते में तो भी मेरा ही लॉस होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट आई एम द ओनर, इट शुड कम। तो अभी क्लियर हुआ आपका कि भाई उधर वो फिजिकल की बात कर रहा था, इसलिए हमने उस 1,000 वाले को जो था, जो कि 4 जुलाई को समथिंग कुछ आया था, उसको नहीं पकड़ा था क्योंकि वो गोडाउन में आया नहीं था, क्योंकि उधर फिजिकली गोडाउन में क्या है उसकी बात कर रहा था। इधर फिजिकली गोडाउन में क्या उससे नहीं पूछ रहा, वो बस इतना पूछ रहा है कि भाई मेरा गुड्स का वैल्यू करो, और जब मेरा गुड्स का वैल्यू जो एज ऑन क्लोजिंग डेट पे मेरे पास अवेलेबल है, तो ये तो गुड्स इन ट्रांजिट है, ये तो मेरे पास है ही, वो रास्ते में है, गोडाउन में नहीं है, लेकिन रास्ते में, तो मैं तो वैल्यू करूँगा क्योंकि ये मेरा परचेज है, और परचेज जब सीधे रास्ते आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो इससे फिजिकली वो हमने रिसीव किया कि नहीं किया वो उसकी बात कर ही नहीं रहा, गोडाउन में आया कि नहीं है उसकी बात कर ही नहीं रहा, इधर हम ऐड कर रहे हैं। तो वही मैं फ़र्क बताना चाह रहा था जब मैंने इन्वेंट्री टेकिंग समझाया था आपको, कि एक ओनरशिप बेसिस पे और एक फिजिकल स्टॉक की जब बात करें,
ठीक है, ऐसा कोई अलग वेरिएशन नहीं होता, हम ओनरशिप के बेसिस पे नेचुरल नॉर्मली बिजनेस काउंटिंग करते हैं बिकॉज दैट्स अ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे ही होता है क्योंकि वो हमारा गुड्स है। अरे मैं स्टॉक में वो बताऊंगा जो मेरे गुड्स हैं, अब मैंने फिजिकली रिसीव नहीं किया उससे क्या मतलब, जब अगर एंट्री मार दी है परचेज की तो वो गुड्स में भी आएगा, समझ गए? ठीक है, इसलिए मैंने ऐड किया। नेक्स्ट, सेल्स वर 13,60,000, थोड़ा नीचे हो गया, सेल्स वर 13,60,000, ठीक है, विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सेल्स में 3,60,000 का आपका सेल्स हुआ, उसमें से गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000, अभी उसमें से गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 मतलब मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उधर सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो 13,60,000 में से कुछ 3,20,000 का सेलिंग वाला गुड्स, उसका हाफ बिका नहीं और रिटर्न हो गया। क्यों? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, जब अप्रूव करता है तब सेल होता है, जब अप्रूव नहीं करता तो रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न हुआ तो फिर से मेरे पास गुड्स आ गया तो मैं क्या करूँगा, एंट्री मारूंगा कि नहीं मारूंगा? क्योंकि याद है जब गुड्स जाता है तो हम क्या करते हैं, सेल की एंट्री मार के रख देते हैं। अगर बड़ा बल्क में नहीं रहेगा फिर भी जनरल स्टेल गुड्स गया करके हम इन्वेंट्री में डाल के तो रख देते हैं। ठीक है, अब ये वन टाइप ऑफ क्या है, अनसोल्ड ही है। अनसोल्ड है तो मैं इसमें ऐड करूँगा कि नहीं, स्टॉक बढ़ाऊंगा कि नहीं, बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐड क्या करूँगा, गुड्स या रिटर्न ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब बताओ वैल्यू क्या आएगा, 3,20,000 सेलिंग प्राइस है, उसका आधा मतलब 1,60,000, 1,60,000 भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट नहीं है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट नहीं। समझ में आ रहा है? आपको कॉस्ट डालना है, कितना कॉस्ट का गुड्स रिटर्न है, 1,60,000 तो आपका क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा इसमें से। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस दिया 1,60,000, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट। कितना? 25% ऑन कॉस्ट, बट यू डोंट हैव कॉस्ट प्राइस, यू हैव सेलिंग प्राइस। सो अगर 25% ऑन कॉस्ट दैट मीन्स 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो माइनस 20 डिवाइड बाय 100, या अगर 20% को 20 डिवाइड बाय 100 के तो कितना आता है, कितना आएगा? माइनस, अच्छा ये अभी ऐसे गलत होएगा, ऐसे कर दो -20%। ठीक है, तो 1,60,000 माइनस 20% विल गिव यू 1,28,000, 1,28,000। ओके ना? तो पता चला क्यों मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि वो स्टॉक अनसोल्ड था, रिटर्न कर दिया तो मुझे स्टॉक में डालना तो पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि जब गया होगा तो इन्वेंट्री से गया होगा करके कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड मारा होगा। अभी रिटर्न आ रहा है तो मैं इसमें रिटर्न ला के डालूंगा, एंट्री मारूंगा। ठीक है, उसको एज ए स्टॉक ट्रीट करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि याद है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स चला जाता है, अगर बल्क में रहेगा उसका अलग से अकाउंट रहता है, आपके नॉर्मल स्टॉक पे आप काउंट नहीं करते, वो अलग से अप्रूवल में गया करके वो स्टॉक काउंट होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल में आप ऐड करते हैं। या सेल्स करके दिखा देते, याद है सेल्स करके दिखा देते थे जो छोटा मोटा बिजनेस वाले रहेंगे। तो इधर वो सब हमें कुछ उधर उस चैप्टर में नहीं जाना, उस चैप्टर का उस चैप्टर में पढ़ो। इधर कुल मिला के गुड सेंट ऑन अप्रूवल अनसोल्ड है तो स्टॉक में ऐड करो। ठीक है, फिर अब सब हो गया। ओके, अब बोला है सेल्स वर रुपीज, उसी का वाला देखते हैं। सेल वर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उसमें से हाफ क्या हो गया, हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न। बचेगा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब सेल हो गया तभी इन्फॉर्मेशन है, या हम उसको सेल पकड़ के चलेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब अभी
मैंने आपको गुड्स भेजे, उसमें से 1,60,000 रिटर्न या मतलब एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अभी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हो, ठीक है। तो सेल क्या होगा, लेस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्किंग नंबर 1। आ जाओ इधर, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका सेल्स टोटल कितना हो, 13,60,000, कितना ही वन 13,60,000। उसमें से गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला जो रिटर्न आ चुका है, ठीक है ना, रिटर्न सबसे पहले सेल्स कितने का हुआ है, 13,60,000, ठीक है, लेस रिटर्न ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, कितना, 1,60,000 का, ठीक है। 1,60,000 का, ठीक है। तो कितना बचा, 12 लाख, कितना बचा, 12 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नेट सेल्स, नेट सेल्स। इसी को ही उठा के हमने कॉस्ट बेसिस पे यहाँ पे डाला है, ठीक है, नेट सेल्स। अभी क्वेश्चन में आगे बोलता है वो कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, however goods costing rupees 2,40,000 has been sold at 12 लाख रुपए, सॉरी 1,20,000। तो यानी इस सेल्स में एक 1,20,000 का भी सेल्स है जिसका कॉस्ट इज 2,40,000, जिसका कॉस्ट इज 2,40,000। अब आपको निकालना क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, माइनस प्रॉफिट अगर करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, बराबर ना, ठीक है। इसको दे दो, प्रॉफिट इधर निकालो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ओके। आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, दो चीजें बोली उसने, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, therefore 20% on, therefore profit is 20% on sales, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं पूरा लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये निकालना है। तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, अब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में इधर 25% ऑन कॉस्ट मिला तो 20% ऑन सेल्स करके मैं डायरेक्ट इस पर 20% निकाल के डाल सकता हूँ, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके जो सेल्स है ना उसके दो ब्रेकअप है, ठीक है, सेल्स के दो ब्रेकअप है। तो एक 20% ऑन, या आप ऐसे निकाल सकते हो, इज इक्वल टू, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1,20,000, 1,20,000, सॉरी 12 लाख रुपए, 12 लाख में से 1,20,000 को माइनस कर दो, जगह कम पड़ रहा है इधर, कैसे लिखूँ मैं,
कितना 12 लाख का गुड्स, ओके ना। आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई 12 लाख में 1,20,000 का ऐसा सेल्स है जिसका कॉस्ट कितना था 2,40,000, कितना था 2,40,000। तो 2,40,000 का गुड्स जिसको मैंने बेचा है 1,20,000 में, तो वो प्रॉफिट थोड़ी ना, वो तो लॉस है, वो तो लॉस है। बट प्रॉफिट में से सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स में से फिर मैं वो 1,20,000 का क्या करूँगा, पहले निकाल दूंगा। तो कितना सेल्स हुआ टोटल, इनटू इस पे 20% लगाऊंगा, प्रॉफिट ऑन 20% ऑन सेल्स, क्योंकि बचे सेल्स में इस सेल को मैं अगर छोड़ दूंगा बाकी सब पे कितना 20% प्रॉफिट है, वो इस बेस पे निकाला 25% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन सेल, ठीक है। तो 10,80,000 आता है इनटू 20% करूँगा तो कितना आता है 216,000, बराबर ना, 216,000, यानी 12 लाख में से 1,20,000 निकालूं तो आता है 10,80,000। उसको हमने बराबर प्रॉफिट लेके सेल किया है। प्रॉफिट कितना है 20%, तो वो 20% प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, ओके। कितना 10,80,000 का सेल्स पर। अब ये जो है ना लॉस ऑन, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, बचे पे 10,80,000 पे तो प्रॉफिट था, बट इस पे लॉस है। कौन से वाले गुड्स पर, 1,20,000 का जो सेल हुआ है उसको, उसका एक्चुअल प्राइस कितना था 2,40,000, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कॉस्ट कितना है 2,40,000 लेस सेल्स कितने में हुआ है 1,20,000, तो कितना आया, कितना आया, कितना है बताओ, लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, बोलो लॉस कितने का हुआ है। लॉस हुआ है आपका 1,20,000। जो गुड 2,40,000 में बिकता है उसको आपने बेचा 1,20,000 में, तो लॉस कितने का होगा 1,20,000 का। तो टोटल अभी कितना है, एक में प्रॉफिट आया 2,16,000 का, इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ लॉस आया 1,20,000 का, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आया 90,000, 96,000 इज योर प्रॉफिट, 96,000 इज योर प्रॉफिट, बस उसको लगा डाल दो, 96,000 इज माई प्रॉफिट। तो 12 लाख माइनस 96,000 विल गिव यू 11,04,000। चेक कर लो जरा, इतना ही है ना, ठीक है, 11,04,000, ओके। इधर भी चाहे तो लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, इसको दे दो वर्किंग नोट का रेफरेंस, भले मैं इसका वर्किंग कर रहा हूँ बट वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये लाके मैंने इधर डाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो लाके इधर लेस कर दो 11,04,000, तो आपका क्या आएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st June 2016 will be 48 लाख। सब एडेड है, जो लेस है उसको ब्रैकेट में डालो क्योंकि आपकी कन्वीनियंस के लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम में जब फटाफट सॉल्व करोगे तो ऐड कर दोगे लेस करने की जगह पे, ठीक है। 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,28,000 माइनस 11,04,000 विल गिव यू 44,64,000। So this will be your value of inventory as on closing date. Value of inventory as on closing date, ठीक है, ओके ना, समझ में आ रहा है।
तो अल्टीमेटली आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने क्या निकाला, सेल निकाला, उसमें से रिटर्न ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वो निकाल दिया, ठीक है। अब नेट सेल्स इतना बनता है 12 लाख। अब उसमें से जो अबनॉर्मल, अभी सेल कम में क्यों किया वो तो ठीक है, अबनॉर्मली सेल बोलेंगे, नॉर्मल सेल रहता तो प्रॉफिट रहता है, तो अबनॉर्मल सेल हो गया, ठीक है। कुल मिला के 96 प्रॉफिट। आपको क्या चाहिए, आपके पास है नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, आपको बस यही निकालना था। तो उसके लिए मुझे चाहिए था प्रॉफिट के लिए मैं आया यहाँ पे, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स 20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो 20% ऑन सेल, लेकिन एक ट्रांजेक्शन बोला था कि भाई 1,20,000 में वो प्रोडक्ट बेचा है जिसका कॉस्ट था 2,40,000, तो 2,40,000 का कॉस्ट माइनस 1,20,000 में भेजा है, तो मेरा लॉस है, तो लॉस आ गया 1,20,000 लॉस आ गया। जबकि बचे प्रोडक्ट पे बचा, जो 2,40,000 का प्रोडक्ट छोड़ दूँ तो बचे प्रोडक्ट पे कितना, तो सेल में से सेल प्राइस लेस करूँगा, तो सेल में से सेल प्राइस लेस किया, बचे पे 20% लगाया, तो 216,000। तो इसको किया तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना है, क्योंकि इसमें वो वाला सेल भी इंक्लूड है जो 1,20,000 का हुआ है, और वो वाला भी इंक्लूड है जो 10,80,000 का हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल में से 96 को लेस किया, तो मेरा इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको ला के इधर डाल दिया, ओके। तो देखिए, और इधर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोला है, फिजिकल नहीं, इसलिए ये सारे भी कंसिडर किए हैं, वरना अगर मैं गोडाउन की बेस पे करता तो ये गुड्स इन ट्रांजिट नहीं आता, ये कंसाइनमेंट वाला भी नहीं आता, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ये सब नहीं आता था, क्योंकि वो गोडाउन में है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना समझ में? तो देखो